हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन मस्ट बी डूइंग रियली वेल। तो जिनको लोग को भी मीडियम चेंज करना है हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में, तो इस क्लास को फ्री भी किया जा रहा है कि कैसे हम आपको आंसर राइटिंग करना सिखाएंगे, कैसे कीवर्ड्स को हम लिखना बताएंगे, कैसे क्या इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, कैसे हम एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, देखिए तो जैसे ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यूपीएससी का मेन्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे लिखा है हाउ टू राइट, कैसे लिखेंगे दिस आंसर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को हम कैसे लिखेंगे फॉर यूपीएससी मेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक तरीके से हमारी डेमो क्लास भी हो सकती है। ठीक है, तो जो भी इसको भी मतलब फ्री किया जाएगा, पब्लिक किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखो सिंपल अपने माइंड सेट को आप ये सोचो कि यार मुझे मीडियम में चेंज करना है, तो कैसे कर सकते हैं। देखो, जब आप एक चीज आप माइंड में याद रखो कि जब आप हिंदी मीडियम से भी प्रिपरेशन करोगे या इंग्लिश मीडियम से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो क्या करोगे, कीवर्ड, जैसे मान लीजिए नेशनलिज्म है तो कीवर्ड, तो इसका नोट्स आप ऐसे लिख करके ही बनाओगे, है ना। महात्मा गांधी जी को आप ऐसे ही लिखोगे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को आप ऐसे ही लिखोगे, है ना। एजुकेशन आप ऐसे ही लिखोगे कि क्या डिफरेंस के बीच में अंतर क्या है, तो की पॉइंट्स को आप ऐसे ही आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, अब जब हम नीचे पूरा देखेंगे कि कैसे आप लिख सकते हैं, आपको ये लगता होगा बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारी वोकैबुलरीज हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, हम देखेंगे कि कैसे सिंपल तरीके से आज आप फर्स्ट टाइम अपने आप को देख करके 1 घंटे 2 घंटे आप लगाएंगे तो आप एक आंसर लिख पाएंगे मेंस का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका सारी की सारी प्रिपरेशन, सारी की सारी मेहनत, एनर्जी, टाइम, इन्वेस्टमेंट, व्हाटएवर यू डू, आप जो भी करते हैं वो सब कुछ मेंस की आंसर राइटिंग पर ही डिपेंड करता है। जब मेंस की कॉपीज आपकी चेक होती हैं, उसी के मार्क्स के बेसिस पर आपकी मेरिट डिसाइड होती है और आपके इंटरव्यू के मार्क्स डिसाइड होते हैं। तो जब आप मेंस क्लियर करोगे तभी आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी, और जब इंटरव्यू के मार्क्स जो आपको मिलेंगे और मेंस के मार्क्स मिला करके ही आपकी फाइनल मेरिट प्रिपेयर की जाती है, उसी से आपकी रैंक डिसाइड होती है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है, तब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन को पढ़ने का जो है अप्रोच क्या होता है। सबसे पहले अप्रोच एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। अप्रोच मतलब ये होता है, देखो अब जैसे अप्रोच वर्ड लिखा है तो आप इसका हिंदी मतलब में जाओ, आप इसका एक्चुअल में क्या एक मतलब इसके अंदर क्या ये बोलना चाहता है, एक्सप्रेस क्या करना चाहता है वो समझो। तो अप्रोच मतलब कैसे अटेम्प्ट करते हैं ना, अटेम्प्ट करते हैं आप, है ना। अब जैसे मान लो इसको और सिंपल समझाता हूं आपको। अटेम्प्ट करना मतलब जैसे मान लो आप एग्जाम गए तो सीसैट का पेपर आपके सामने, तो कैसे आप अटेम्प्ट करोगे, मतलब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी बेसिकली, है ना। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी बेसिकली कि मतलब आपने मतलब अपने आप को कैसे, मतलब आपने अपने आप को आकलन किया होगा, है ना। तो इसके लिए क्या होता है असेसमेंट। असेसमेंट मींस क्या होता है, आकलन करना। मतलब आपने ये क्या होगा कि मेरे को मैथ्स के इतने क्वेश्चन करने हैं, रीजनिंग के इतने क्वेश्चन करने हैं और आरसी के इतने क्वेश्चंस करने हैं, है ना। तो ये आपने स्ट्रेटजी बनाई, तो स्ट्रेटजी के बाद क्या है, असेसमेंट है ना। अब उसके बाद आपने क्या देखा कि यार रिस्क फैक्टर कितना कितना मैं ले सकता हूं, कितने क्वेश्चंस, अगर मान लो मैं 50:50 के रेशियो में मैं अगर कंफ्यूज हूं तो मैं जाऊंगा, मतलब उस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करूंगा, है ना। या अगर मान लो 50-60 का रेशियो है, या मान लो 40-60 का रेशियो, मुझे पता है 60% यही होगा, तो मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा उस क्वेश्चन के साथ, आगे बढ़ूंगा नहीं बढ़ूंगा। तो ये होता है टोटल अप्रोच। तो अप्रोच में कितनी चीज आ गई, एक तो अप्रोच। अब इसको हिंदी में समझो। अब उसके बाद अप्रोच आएगा तो आपको ये पता चलेगा हाउ टू अटेम्प्ट, है ना। तो हाउ टू अटेम्प्ट कैसे करेंगे। फिर जब अटेम्प्ट करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी बनाई होगी आपने, कुछ आपने प्लान्स बनाए होंगे, है ना, कुछ आपने प्लान्स बनाए होंगे कि यार इस तरीके से मैं करूंगा। तो उस प्लान्स को बनाने से पहले आपने खुद को असेस किया होगा, मतलब खुद का आकलन किया होगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया होगा। एक वर्ड और आप लिख लो, सेल्फ, ये सारे वर्ड आप लिख लो, ये सारे के सारे यूपीएससी में आप यूज करेंगे, ठीक है ना। इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मतलब खुद को आपने जांचा होगा, परखा होगा, समझा होगा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते टाइम, पढ़ाई करते टाइम, प्रिपरेशन करते टाइम, कि जब मैं एक्चुअल टाइम में पेपर को अटेम्प्ट करने जाऊंगा या जाऊंगी तो मैं कैसे उस पर्टिकुलर पेपर को, क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करूंगी। ठीक है, तो ये सारे वर्ड होते हैं। तो इसका मतलब होता है कि अप्रोच, जैसे बोलते हैं ना कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपका एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए, है ना, आपका एटीट्यूड। तो जनरल सेंस में ये सारे वर्ड्स का मीनिंग लगभग एक होता है और ऐसे ऐसे करके इतने सारे मीनिंग होता है। आप बात समझिए ना। तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले क्या है, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, है ना। माइंडसेट से सब कुछ निकाल, मुझे हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती। अभी देखेंगे कीवर्ड्स के साथ कैसे आप इस पर्टिकुलर आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, व्हाट वाज द डिफरेंस। तो कीवर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो व्हाट वाज क्या था, है ना। डिफरेंस मतलब अंतर, आपको पता ही है। बिटवीन मतलब के बीच में, दोनों के बीच। तो कौन से बीच में, महात्मा गांधी जी के बीच में एंड रविन्द्रनाथ टैगोर। अब देखो यहां से यहां तक आपको सिर्फ ये समझ में आ गया होगा कि महात्मा गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बीच में क्या अंतर था। अब किस चीज के बारे में था, इन देयर अप्रोच, उन दोनों के अप्रोच मतलब बताया ना मैंने, पूरा अप्रोच मतलब कैसे। अब देखो उस वर्ड को जब आप याद करोगे अप्रोच का मतलब होता क्या बेसिकली, तो देखो इन देयर अप्रोच, तो यहां पे देयर मतलब क्या हो गया, उनके। अब ये उनके किसके लिए है, गांधी जी के लिए भी है और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के लिए है। टुवर्ड्स मतलब की ओर, है ना, ऐसा होता है टुवर्ड्स की ओर। अब एजुकेशन एंड नेशनलिज्म, तो अब की इंपॉर्टेंट वर्ड क्या निकल के आया कि डिफरेंस हमें बताना है, किसके बारे में बताना है, एजुकेशन के बारे में बताना है ना, एजुकेशन एंड नेशनलिज्म।
अब ये किस किस के हिसाब से कि गांधी जी एंड टैगोर के बारे में, ये दोनों लोग का अप्रोच एजुकेशन को लेकर के क्या था, नेशनलिज्म को लेकर के क्या था, टैगोर जी का एजुकेशन को लेकर क्या अप्रोच था और नेशनलिज्म को लेकर के क्या अप्रोच था, इनके बीच में डिफरेंस हमें बताना है। अब ये आपका क्या बन गया, ब्लूप्रिंट बन गया, ठीक है। अब आप इसको कैसे आगे बढ़ेंगे, देखिए अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, की एलिमेंट्स की पॉइंट्स कैसे निकालेंगे ना। तो स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, बेसिकली संरचना। तो याद रख लो संरचना, ठीक है। संरचना मतलब कि कैसे वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, या पहले आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, किस चीज को एड्रेस करेंगे, पहले किस चीज को संबोधित करेंगे, पहले किस चीज का आंसर देना चाहेंगे आप, है ना। इंट्रोडक्शन कैसे होगा, की एलिमेंट्स मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो एलिमेंट्स मतलब पॉइंट्स, ठीक है। सिंपल सिंपल सब खाली सिनोनिम्स होते हैं, बस एक बार आप आ जाएंगे ना इस फ्लो में तो आपको चीज समझ में आ लेंगी। अब देखिए आगे क्या है। अब यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें बताई मैंने, ठीक है। और इसको लिखने के लिए कोई वर्ड लिमिट नहीं है कि आपको 250 वर्ड्स में लिखना है या 500 वर्ड्स में लिखना है या 100 वर्ड्स में लिखना है, आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। हमने आपको लगभग जो है 400-500 वर्ड्स का दिया है, जिससे आप इसमें से सारे कीवर्ड्स निकाल कर एक आंसर लिख सकें। पहली बार मेरा यही अप्रोच है कि जो हिंदी मीडियम के उनको ये फील है कि हाँ आई कैन राइट, इतना टफ है ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है। अब देखिए इंट्रोडक्शन जब आप लिखना शुरू करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, कंटेक्स्ट की सेटिंग करेंगे। तो कंटेक्स्ट मतलब क्या बेटी होता है, संदर्भ। तो इसमें मतलब क्या है कि पॉइंट मतलब बैकग्राउंड, बेसिकली जो होता है ना बैकग्राउंड, उसकी सेटिंग कैसे करेंगे, मतलब कैसे सेट करेंगे, टोन कैसे सेट करेंगे आप स्टार्टिंग में कि इसमें होने क्या वाला। इंट्रोडक्शन जब आप लिखेंगे तो सामने जो एग्जामिनर रीड कर रहा है उसको पता कैसे चलेगा कि हाँ इसका ये मतलब होने वाला, आगे ये चीज आने वाली है या ये सही जा रहा है लाइन पे, ठीक है। तो और सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट इज आस्क्ड, पूछा क्या गया है ना, वही हमें लिखना है। हमें वो नहीं लिखना जो हमें पता है, हमें वो लिखना है कि जो पूछा गया एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखो क्या है, ब्रीफली एक्नॉलेज। तो ब्रीफली मतलब क्या, शॉर्ट में एक्नॉलेज मतलब क्या होता है, स्वीकार करना या मानना या किसी चीज को मान्यता देना। किस चीज को, गांधी एंड टैगोर एज टावरिंग फिगर्स। तो टावरिंग मतलब होता है बिग फिगर, है ना, बिग। तो चाहे यहां पे टावरिंग लिखो थोड़ा अच्छा लगता है, टावरिंग फिगर्स। तो फिगर्स मतलब होता है कि दो पर्सनैलिटीज हैं बड़ी, है ना, कौन है, गांधी जी एंड टैगोर। तो ब्रीफली शॉर्ट में एक्नॉलेज करना, मान्यता देना है ऑफ द इंडियन रेनेसां। अब देखो इंडियन रेनेसां, आप अब जो मैं आपको बताता जा रहा हूं उस कीवर्ड को आप साइड में लिखते जाओ। इंडियन रेनेसां लिख लो, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, रेनेसां, रेनेसां, ये इसका उच्चारण होता है, ठीक है। तो इन दोनों को ये बताया गया है कि ये दोनों बहुत बड़े फिगर हैं किसके, इंडियन रेनेसां। अब इंडियन, इसका रेनेसां का मतलब क्या होता है कि जो है पुनर्जागरण, है ना, पुनर्जागरण मतलब फिर से जैसे सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी मान लीजिए ब्रिटिशर्स की गुलाम बनी हुई है, नहीं कोई बदलाव आ पा रहा है, तो ये लोग जब आए तो उन्होंने एक नई स्पिरिट, एक नए आइडियाज को लेकर के आए, नए विजन को लेकर के आए, जिससे मासेस के अंदर, लोगों के अंदर एक नई उम्मीद पैदा हुई। तो रीजनरेट हुआ, तो लोगों को मतलब पहले जनरेट, तो रीजनरेट मतलब फिर से, मतलब पुनर्जागरण, लोग फिर से जाके हाँ हम आजाद हो सकते हैं, हम ब्रिटिशर से ऐसे लड़ सकते हैं। तो इसलिए इस वर्ड को यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं गांधी एंड टैगोर एज टावरिंग फिगर्स ऑफ द इंडियन रेनेसां, है ना, ये लिख सकते हैं। तो इंडियन रेनेसां सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको लिखो आप, ठीक है। पूरा क्वेश्चन लिखना, उसके बाद की एलिमेंट्स डालना या की पॉइंट्स डालना, और इंट्रो में ऐसे लिखना, इंट्रो में उसके बाद खाली कीवर्ड्स लिखते रहना, इंडियन रेनेसां लिखना। डीपली कंसर्न, तो डीपली मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। डीपली कंसर्न मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा मतलब किसी चीज में इंटरेस्ट लेना, बहुत ज्यादा किसी चीज को ध्यान देना। तो उसको बोला आई एम डीपली कंसर्न्ड अबाउट माई एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, बहुत ज्यादा मैं अपने काम में लगा हुआ। तो डीपली कंसर्न का मतलब है किसी भी चीज में बहुत ज्यादा फोकस करना, सब कुछ उसमें लगा देना, ठीक है। डीपली कंसर्न विद इंडियाज फ्यूचर, भारत का जो भविष्य था उसके बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न थे मतलब चिंतित थे या लगे हुए थे। कौन लगे हुए थे, यही दोनों लोग लगे हुए थे, गांधी जी एंड टैगोर, क्योंकि यहां पर हमें स्पेसिफिकली इसी के बारे में बात करनी है, विद इंडियाज फ्यूचर, भारत के भविष्य के बारे में। इनकम्पैसिंग मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीजों को आपस में मिला लेना, बहुत सारी चीजों को समेट लेना, ठीक है ना। इनकम्पैसिंग बोथ भी दोनों, फ्रीडम एंड कल्चरल रीजनरेशन। तो एक तो फ्रीडम भारत को दिलाना था, ठीक है, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता के लिए, और कल्चरल रीजनरेशन तो जैसे हम लोग का इंडिया का कल्चर अलग था, ब्रिटिशर्स का कल्चर अलग था, वेस्टर्न कल्चर अलग था, तो वो लोग वेस्टर्न वैल्यूज डाल रहे थे हम लोग के अंदर, इंग्लिश पढ़ो या मतलब ये चीज मत करो, ये वाली प्रथाओं को बंद करो, ये सब बंद करो, नए नए लॉज ला रहे थे, पॉलिसीज ला रहे थे, स्कीम्स ला रहे थे, है ना, एक्ट्स लेकर के आ रहे थे। तो उनसे सबसे क्या होता, जो सोसाइटी हमारी थी उसकी जो वैल्यूज थी उनको वो हटा करके अपनी वैल्यूज को इंट्रोड्यूस कर रहे थे यहाँ पर, है ना। तो उनको तो इसीलिए बोल रहे थे कि कल्चरल रीजन, की जैसे इंडिया था पहले, जो इंडिया की वैल्यूज थी, है ना, उन सारी सनातन वैल्यूज जैसे है ना वो थी, और जैसे मान लीजिए कि जो है हमारी थी यूनिटी इन डाइवर्सिटी थी, है ना, कि विविधता में एकता, तो ये सारी वैल्यूज को वो खत्म कर रहे थे। तो इनकम्पैसिंग मतलब मिला लिया इन दोनों चीज को, फ्रीडम एंड कल्चरल रीजनरेशन। तो आप ये भी लिख सकते हो, अगला जो ये वर्ड है फ्रीडम एंड कल्चरल रीजनरेशन, ये आपके वर्ड हो गए। अभी तक कितने आपके हुए, 2 वर्ड कीवर्ड इंपॉर्टेंट हुए, इनको आपको लिख लेना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बारे में हम आपको बात करें, ठीक है। फिर क्या लिखना है, अब जैसे यहां पे मैंने लिख दिया कि स्टेट है, तो ये स्टेट जो वर्ड है ना, स्टेट मतलब होता है राइट,
जब भी क्वेश्चन में लिखा गया कि स्टेट दैट, कि लिखिए कि वाइल, जबकि बोथ क्रिटिक, दोनों ने मतलब जो है आलोचना की, बोथ क्रिटिक दोनों ने आलोचना की किसकी, कॉलोनियल एजुकेशन की, जो मतलब उपनिवेशवाद, जो मतलब ब्रिटिशर्स बेसिकली एजुकेशन दे रहे थे, उस एजुकेशन को क्रिटिसाइज किया यहां पे ना। तो आपको अगला पॉइंट क्या लिखना है, क्रिटिक्ड कॉलोनियल एजुकेशन, इसको क्या पढ़ना है, कॉलोनियल एजुकेशन एंड लिंक्ड एजुकेशन टू नेशनल आइडेंटिटी। और उन्होंने मतलब जोड़ा है ना, और जोड़ने की कोशिश की कि जो मतलब शिक्षा है या जो शिक्षा पद्धति है टू नेशनल आइडेंटिटी, की वो भारत की मतलब जो हमारा देश है उसकी पहचान, जो हमारे राष्ट्र की पहचान है उसके हिसाब से हो, है ना। देयर फिलोसफिकल फाउंडेशंस, तो जो फिलोसफिकल मतलब क्या होता है, देखो फिलोसफी मतलब होता है दर्शन, देखना, है ना। हाउ यू लुक एट द वर्ल्ड, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज को किसी और नजरिए से देखते हैं, मैं यूपीएससी को किसी और नजरिए से देखता हूं, आप यूपीएससी को अदर नजरिए से देखते हैं, तो देखने का नजरिया, तो आपकी फिलॉसफी डिफरेंट है देखने के लिए, मेरी फिलॉसफी डिफरेंट है ना। तो फिलॉसफिकल फाउंडेशन, तो जो फाउंडेशन मतलब एक तरीके से जो उन्होंने रीड किया, जो पढ़ा, जिस वो समाज में रहे, जो उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया, उसको बोलेंगे फिलॉसफिकल फाउंडेशन। लेड टू, वो कारण बना किस चीज का, डिस्टिंक्ट अप्रोचेस, डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट, अप्रोचेस मतलब आप समझिए, अप्रोच का मतलब मैंने पूरा बताया ना, तो अलग अलग, तो डिफरेंट। तो इसका मतलब यहां पर यह है कि जो है स्टेट दैट वाइल बोथ क्रिटिक, तो इसमें यह बताया गया कि दोनों ने मतलब टैगोर जी ने और गांधी जी ने दोनों ने क्रिटिसाइज किया किस चीज को, कॉलोनियल एजुकेशन को दोनों ने किया, और लिंक्ड एजुकेशन टू नेशनल आइडेंटिटी, तो ये दोनों चीजें कॉमन हो गई दोनों के बीच में, है ना। तो हमें जब भी लिखना तो बैलेंस अप्रोच बना करके चलना है, ठीक है, बैलेंस अप्रोच। तो हम यहां पर जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो हम लिखेंगे बोथ, तो अब इसकी जगह चाहे आप नाम भी लिख दो, अगर आप नाम लिखो तो आप मतलब टैगोर एंड गांधी क्रिटिक्ड नेशनल और द कॉलोनियल एजुकेशन, बट हमको वर्ड लिमिट की भी ध्यान रखें। लेकिन अभी हम पहली बार स्टार्ट करें तो सारी चीजें तो एक साथ कोई कि हमको 250 वर्ड में 7 मिनट में ही आंसर हम कंप्लीट कर देंगे। आप जब स्टार्ट करें तो स्लोली ये भी आएगा, है ना। तो ये आप इतना लिखेंगे, ठीक है। अब जो उनके फिलोसफिकल मतलब उनकी स्टडी बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उनका सोशल बैकग्राउंड, कहाँ रहे, क्या एक्सपीरियंस है, तो वो उसको बोलते हैं जो उनकी फिलोसफिकल फाउंडेशन थी वो किस चीज को कारण बनी, डिस्टिंक्ट अप्रोच। इसीलिए उन दोनों लोग के अप्रोच जो है नेशनलिज्म को लेकर के और एजुकेशन को लेकर के थोड़े अलग हैं, है ना। अब आगे आपको क्या मेंशन करना है, अभी तक तो आपने इंट्रोडक्शन में इतने पॉइंट्स लिख लिए, सिर्फ आपको लिखना है, बाकी लिखना कैसे वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब क्या है, क्लियरली मेंशन, मतलब साफ साफ आप इसमें लिख दीजिए, बता दीजिए, मेंशन मींस बता दीजिए, ना। अगर यहाँ पे टेल भी हो सकता है ना, तो भी कोई मतलब नहीं है। क्लियरली मेंशन, क्लियरली एक्सप्लेन भी लिख दो ना, तो भी। बट ये क्या है कि जब आप एग्जाम में लिख दो इसी तरीके के वर्ड यूज करें, बट इनका मतलब यही सब होता है, ठीक है। तो क्लियरली साफ साफ मतलब स्पष्ट रूप से आप मेंशन कर दीजिए, बता दीजिए ना, द टू कोर। तो यहां पे कोर मतलब क्या होता है, मोस्ट